स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इन गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स पावर रेस्पेक्ट्स पावर, यानी कि आपके पास शक्ति है तो ही शक्तिशाली देश आपका सम्मान करते हैं। और कई बार आपको अलायंसेस शिफ्ट करनी होती हैं, फ्यूचरिस्टिक सोचना होता है, जिससे कि जो आज अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं वो आपको तवज्जो थोड़ा ज्यादा दें, नहीं तो आप उनसे दूर, उनके प्रतिद्वंदी, उनके कॉम्पिटिटर के साथ हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही इस ट्राइलेटरल डायनेमिक से हो सकता है। कहा जाता है कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना एक्चुअली इमर्ज एज वन स्ट्रांग पिलर तो ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगा। इस वीडियो के आखिरी तक आपको ये सारे कारण पता लग जाएंगे कि क्यों इन तीनों को साथ आना चाहिए। मैं शुरुआत तीनों के रिलेशंस के इतिहास से करूंगा, कारणों पर जाएंगे, बीच में हुए बदलावों पर जाएंगे, साथ में आने से फायदा क्या होगा, कौन सी ऐसी अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें तीनों साथ बैठते हैं और उससे क्या फायदा होता है। शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन, इसका अटेम्प्ट मतलब इसका आंसर आप कमेंट्स में दे दीजिएगा। लास्ट में मैं भी इसको शो करूंगा और लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन भी आपको शो होगा। नाउ इंट्रोडक्शन। तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों रिफॉर्मर बनना चाहते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का। मतलब क्या है? प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में आप सबको पता है कि यूएस की हेजमनी है, यूएस का वर्चस्व है, यूएस नेटो को लीड करता है और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो मुख्यतः यूएस की छत्रछाया में ही अपनी फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी को देखते हैं, जिसका खामियाजा केवल रशिया को ही नहीं और केवल ईस्टर्न यूरोपियन जो देश कॉन्फ्लिक्ट में केवल उनको ही नहीं, इसके अलावा कई देशों को उठाना पड़ता है, बीट मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका एटसेट्रा। अगर किसी को भी सुपर पावर बनना है, जैसे कि हम ये भारतीय होकर ये सपना देखते हैं, उसको एक दिन पूरा करना है, तो उसके लिए हमें इन इश्यूज पर सोचना होगा। Why West decide the future of Asia, Africa, Eurasia? Why? USA is a nation in Northern American continent. USA का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? 1945 जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ तो उस समय यूएस का दर्जा था, उसके बाद उसने एक लेवरेज ले ली, लेकिन जितना पावर गैप उस समय यूएस और अन्य देशों में था आज उतना नहीं है। आज का वर्ल्ड मल्टीपोलर है, यानी कि बहुत सारी ताकतें आ गई हैं। तो इसी विषय में हम कह रहे हैं कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना साथ आ जाएं तो वर्ल्ड में पीस और डेवलपमेंट पर ज्यादा काम हो पाएंगे। शायद आप में से कुछ लोग कहें सर रशिया और चाइना के साथ सर पीस एंड डेवलपमेंट मत कहिए, सर मजाक लग रहा है। अभी आपको मजाक लग रहा होगा क्योंकि आपने रीसेंट एक्शंस को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हुए न्यूज में, मीडिया में, हर जगह आपने ऐसा देखा है। लेकिन आपको नहीं लगता किसी भी देश के जो एक्शंस हैं वो समय के हिसाब से बदल भी सकते हैं? एक्शंस होते हैं उस समय के अपने हित को पूरा करने के लिए, और समय के साथ राष्ट्र का हित बदलता है कि नहीं बदलता है। अगर रशिया और चाइना का हित दुनिया में शांति और स्थिरता, विकास की जिम्मेदारी लेने में उनको ज्यादा लगने लगे तो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। नाउ रशिया, इंडिया, चाइना के जो रिलेशन है, आपस के जो रिलेशंस हैं, ये कोल्ड वॉर एरा के बैकड्रॉप में हम देखते हैं, यानी कि जिस समय 1945 से 1991 के बीच की हम बात कर रहे हैं, उस समय इनके रिश्तों का एक कॉमन जो लिंक था वो था अगेंस्ट वेस्टर्न हेजेमनी, यानी कि यूएस लीड कर रहा था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। तो उस समय हम वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करना चाहते थे। मैं इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ऑल्दो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं कि भाई हम किसी के एक के साथ नहीं होंगे, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा झुकाव ज्यादा यूएसएसआर की तरफ था। अब सोवियत यूनियन के लिए क्या फायदा था? वो चाइना और इंडिया के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत करना चाहता था जिससे कि ये दोनों महत्वपूर्ण लोकेशंस, ये महत्वपूर्ण देश यूएसए की तरफ ना जाएं। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना क्यों यूएसआर के करीब था? 2 कारण थे। पहला आइडियोलॉजिकल, यानी कि कम्युनिज्म, ये दोनों में कॉमन था। दूसरा एक बड़ा जो सपना था चाइना का वो ये था कि यूएसएसआर के पास है तकनीक और पैसा,
तकनीक और पैसा यूएसएसआर मुझे देगा, मैं अपने देश को मजबूत करूंगा। दिस वाज द आइडिया ऑफ माओ जेडोंग। इंडिया की बात करें तो इंडिया न्यूट्रलिटी का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल कर रहा था। ना तो आइडियोलॉजिकल केवल ओरिएंटेशन है, ना ही केवल टेक्निकल या कैपिटल है। इंडिया का मानना था जिससे हमें जो बेहतर मिलेगा हम वैसा करेंगे, हम इस बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के क्रॉस फायर में फंसने वाले नहीं हैं। अब इस बीच हमने बायलैटरल रिलेशंस को तो मजबूत होते हुए देखा, यानी कि अगर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, रशिया चाइना, इंडिया चाइना, इन कॉम्बिनेशंस में तो डेवलपमेंट हुए, लेकिन तीनों देशों ने मिलकर एक फॉर्मलाइजेशन नहीं करा कि हम तीनों एक पिलर की तरह हैं। एग्जाम्पल देखिए, साइनो सोवियत अलायंस 1950 में होती है, तो ये भी बायलैटरल है। इंडिया और चाइना जैसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो समझ लीजिए कि नैम में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रयास था बांडुंग कॉन्फ्रेंस, और उसमें माओ जेडोंग अपने आप को लीडर शो करना चाह रहे थे डेवलपिंग वर्ल्ड का। तो इंडिया भी चाहता था कि जितने ज्यादा से ज्यादा देशों का समर्थन मिल जाए तो उसमें होना चाहिए, क्योंकि इंडिया वाज वन लीडर ऑफ नैम। तो ऐसे में इंडिया ने चाइना के वहां पर होने को भी सपोर्ट किया था, चाइना ने इसको सराहा भी था। इंडिया सपोर्ट टू सोवियत यूनियन, मैंने अभी क्या कहा, नैम हम भले ही फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारा कहना था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों से अलग हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है तुम्हारे क्रॉसफायर में नहीं आएंगे, लेकिन जहां से जो फायदा मिलेगा हमारे राष्ट्र हित के लिए वो तो करेंगे। तो ऐसे हमने सोवियत की तरफ अपना एक इंक्लिनेशन देखा। लेकिन फॉर्मल ट्राइलेटरल क्यों नहीं बन पाया, एक पिलर क्यों नहीं बन पाया? उसका एक बड़ा कारण यह है कि बायलेटरल लेवल पर तो, यानी कि द्विपक्षीय लेवल पर तो हमें एक दूसरे के काफी सारे इंटरेस्ट थे, राइट? तो यानी कि इंटरेस्ट थे, लेकिन कोई कॉमन इंटरेस्ट इतना डीप नहीं बना। मुझे बताइए, 3 देश एक साथ कब आते हैं, ये 4 देश एक साथ कब आते हैं? जब तीनों चारों का एक कॉमन गोल हो। वो कॉमन गोल नहीं आ पाया। रशिया चाइना का कॉमन गोल हो सकता था क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन थी अगेंस्ट वेस्ट, लेकिन इंडिया का वो कॉमन गोल नहीं था, राइट? तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कॉमनलिटी तो है ही नहीं भाई, कॉमननेस है कहां? जब कॉमननेस नहीं है तो तीनों एक पिलर की तरह कैसे हो पाएंगे? और इसके बाद हमने कुछ डिफरेंसेस भी देखे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइनो सोवियत स्प्लिट मतलब क्या है? अब सोवियत में निकिता क्रुश्चेव आ चुके थे। अगर मैं स्टालिन के बाद के पीरियड की बात करूं, मैं उस पूरे पीरियड को आपको बता रहा हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और वहां पर निकिता क्रुश्चेव जो नए लीडर थे, उन्होंने एक्चुअली एक डी स्टालिनाइजेशन शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि स्टालिन के टाइम पर एक पर्सनैलिटी कल्ट का इस्तेमाल हुआ है और वो ट्रू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का परिचायक नहीं था। माओ जेडोंग इससे खफा हो गए। माओ जेडोंग का कहना है भाई यहां तो पर्सनैलिटी कल्ट मेरा भी चल रहा है चाइना में, यानी कि तुम मुझे भी गलत मान रहे हो। दोनों के बीच में मीटिंग भी होती है, लेकिन वहां पर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिज्म, मार्क्सियन लेनिनिस्ट कम्युनिज्म, इस पर एक साझा कोई इंटरप्रिटेशन बन नहीं पाया। ऐसा लगने लगा माओ को कि जिस दिशा में यूएसएसआर जा रहा है, ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की भी बात करने लगा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका रिपल इफेक्ट चाइना की पॉलिटिक्स पर भी पड़े। साथ में कुछ बॉर्डर इश्यूज भी थे। तो इस वजह से हमने दोनों में गैप देखा। उस गैप का फायदा फिर यूएसए ने उठाया और फेमस रिचर्ड निक्सन की विजिट होती है चाइना में, और उससे एक्चुअली कहा जाता है, निक्सन कहते थे कि ये विजिट जो है दुनिया को बदल कर रख देगी, और वाकई दुनिया को बदल कर रख दिया। उसके बाद चाइना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि डेन जियाओपिंग लीडरशिप संभालते हैं माओ जेडोंग के बाद। उसके बाद चाइना लीप्स एंड बाउंड्स में प्रोग्रेस करता है, और आज अपने एक्सपेंशन की वजह से वो थ्रेट भी पैदा कर रहा है कितने देशों के साथ। खैर, इंडिया चाइना बॉर्डर यहाँ पर इशू होता है, 1962 में वॉर होता है। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक पिलर बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो चेंज आ गया रिलेशन में, हिस्ट्री में, यानी कि आपस में टूट फूट हो गई है। चाइना और यूएसए, मैंने आपको बताया, वो क्लोज आ गए हैं। इंडिया और रशिया, अब इंडिया और रशिया मतलब उस समय यूएसआर, फिर उसके बाद रशिया, इनका क्लोज आना, वो रशिया को भी लगने लगा था कि भाई हम दोनों का तो साथ बना रहना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी डोंट वांट टू लूज वन मोर फ्रेंड। क्योंकि इतिहास में हम देख चुके थे कि इंडिया एंड रशिया का रिलेशन इंटरप्रेट होता आया है कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। हमारा सिक्योरिटी डायमेंशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन वो एक की पिलर रहा है।
नाउ रिवाइविंग रिलेशंस। अब समय बदलता है, 1991 यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है और उसके बाद 1998 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो यहां पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर प्रिमाकोव वो कहते हैं कि रशिया इंडिया चाइना लेट्स कम टुगेदर एंड कम अगेंस्ट दिस वेस्टर्न हेजेमनी, क्योंकि पश्चिमी देश जो हैं वो अपने फायदे की बात करेंगे, कभी आपके फायदे की बात नहीं करेंगे। हम तीनों के पास इतना पोटेंशियल, हम काउंटर कर सकते हैं उनको, तो क्यों लेवरेज दे रहे हैं हम? तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। अब आप सोचोगे कि वाई रशिया वाज सो मच स्ट्रेसिंग ऑन इंडिया कमिंग टुगेदर। पाकिस्तान को ले लेते, आपको कहे सर ये तो मजाक वाली बात हो गई, पाकिस्तान को लेकर क्या मिलना था उनको? अच्छा, किसी और देश का नाम ले लीजिए, उनको क्यों नहीं? वाई इंडिया? तो ये कहा जाता है कि देखो, थर्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें, यानी कि जहां पर पहले कॉलोनीज थी फिर वो आजाद हुए, डेवलपिंग नेशन है, उसमें इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी, आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया को अपने पाले में ले ले, रशिया चाइना इंडिया, तो चलो रशिया तो कम्युनिस्ट हो गया, चाइना अपने तरह का कम्युनिस्ट हो गया, यानी कि इकोनॉमी को तो कैपिटलिस्ट बना रखा है और पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट है, चलो भाई मान लिया, एक चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का सोशलिज्म हो गया। तो वेस्ट इन दोनों के तो खिलाफ हो सकता है, अपने मॉडल को बेस्ट कह सकता है, लेकिन इंडिया को सामने रख के अपने ग्रुप में कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो हमारे साथ कौन है। अगर हम डेमोक्रेसी के खिलाफ होते, हम डेमोक्रेसी को खराब मानते, तो फिर इंडिया हमारे साथ क्यों आता? मैं आपको बताऊं, रोनाल्ड रीगन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी चुनावी रैली में जो वो कर रहे थे कैंपेनिंग, उसमें कितनी बार ये कहा कि एक्चुअली रशिया जो है ना, यूएसआर रशिया, इट इज लाइक एन इविल एम्पायर, इसके खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप उसके मॉडल के हिसाब से उसको इविल कह रहे हो, और अगर उसके साथ पिलर में इंडिया जैसा देश है जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता वेस्ट का जो नैरेटिव है रशिया और चाइना के खिलाफ, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा? राइट? तो ये भी एक बड़ा रीजन था, इस वजह से कह रहे थे इंडिया जरूर होना चाहिए। अब कुछ मल्टीलेटरल अलग बात करते हैं, यानी कि अदर ग्रुपिंग्स जहां पर हम साथ में हैं। ब्रिक्स में देखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो यहां पर आरआईसी साथ में है कि नहीं? हम केवल यही कह रहे हैं आरआईसी अलग आ जाओ तुम, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आपस के कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो जाएंगे अगर तुम्हें बेटर पेट मिल जाए तो। भाई अभी जो कॉन्फ्लिक्ट बीच में है चाइना और इंडिया के, वो इस वजह से है क्योंकि उससे चाइना को कुछ बेनिफिट हो रहा है, राइट? लेकिन अगर उससे बड़ा बेनिफिट साथ में आज मिलने में हो जाए, तो जाहिर सी बात है बड़े बेनिफिट की तरफ चला जाएगा, राइट? और आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होने देंगे, चाइना से बदला लेंगे। बदला शक्तिशाली बनने के बाद पहले, अभी गैप बहुत ज्यादा है, पहले उस गैप को फिल करना है, उससे ऊपर आना है, तब जाकर अपना हिस्सा तो छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो बात है ही, राइट? नाउ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी रशिया, चाइना, इंडिया तीनों है। चाइना ने सपोर्ट करके पाकिस्तान को लाया, रशिया के सपोर्ट से इंडिया है, यानी कि वहां पर पाकिस्तान इंडिया का होना ये एक्चुअली रीजनल स्टेबिलिटी में भी सहायक है। अब कितना सहायक होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ये एक पर्पस यहां पर बताया जाता है। और अब आप कहेंगे सर इससे कुछ फायदा नहीं होता सर ब्रिक्स वगैरह से, चाइना इंडिया बैठे हैं, लेकिन सर देखो वहां पर इशू हो जाता है, अरुणाचल में इशू हुआ, गालवान, डोकलाम। लेकिन देखिए इसका एक इंडिकेशन हमें ऐसे पता लगता है, जैसे ब्रिक्स समिट थी क्विंगडाओ, तो क्विंगडाओ एक्चुअली ये चाइना का ही शहर है, यहाँ पर ब्रिक्स में 2017 की एक्चुअली समिट थी। तो उस समय डोकलाम विवाद चल रहा था, जब चाइना को लगा कि यार ये तो किंगडाओ जो समिट है ब्रिक्स की, ये फेल हो जाएगी अगर इंडिया ने इस मामले को यहाँ पर ज्यादा हीट अप कर दिया, तो ऐसे में देखा गया कि दोनों देशों ने डिस्कलेशन कर दिया, यानी कि दोनों देशों की फोर्सेस बैक पे आ गई। तो इशू रिजॉल्व करने में आपको नहीं लगता ऐसी समिट्स का भी, इन फोरम्स का कुछ ना कुछ यूज तो है, राइट? एससीओ मैंने कहा पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए प्रॉमिस करता है। साथ में देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब संस्थाओं में रशिया, इंडिया, चाइना अगर साथ मिल जाएं तो कलेक्टिव वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगी। रशिया और चाइना में एक बात कॉमन है, दोनों को दोनों यूनाइटेड नेशन में यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, और इसी वजह से परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस, तो यहां पर एक्चुअली एक डिवीजन भी आ जाता है। कई बार जो फैसला लाते हैं रशिया, चाइना उस पर वीटो कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि यहां पर एक सक्सेसफुल यूएनएससी बनाने में इंडिया की जो वहां पर दावेदारी की बात करते हैं, तो ऐसे में रशिया, इंडिया, चाइना अगर साथ हो जाएं तो हमें सबसे बड़ा जो बीच में जो ब्लॉकेज कर रहा है वो तो चाइना ही कर रहा है।
चाइना वीटो कर देगा, जैसे ही हम कहेंगे कि चलो 2/3 मेजोरिटी हमने पा ली है जनरल असेंबली में और परमानेंट 5 मेंबर्स भी तैयार हो जाए, लेकिन चाइना परमानेंट 5 में से तैयार नहीं होता ना। अगर RIC साथ हो गए तो आपको नहीं लगता UN में रिफॉर्म करना इंडिया के फेवर में वो आसान होगा हमारे लिए, राइट? तो इस लिहाज से भी सोचिए महत्वपूर्ण है ये RIC पिलर। नाउ IMF का जो वोटिंग कोटा है इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन, इसके लिए भी इन तीनों ने आवाज उठाई है, जिससे डेवलपिंग नेशंस की आवाज मजबूत हुई है। ये वाला लॉजिक मैंने आपको भी समझाया है। नाउ अब आप कहोगे कि सर कुछ रॉ डेटा बताइए सर, मतलब कैसे हम पता लगाएं कि हाँ यार इनका साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना पोटेंशियल इनमें है। तो पोटेंशियल में जरा लैंड पॉपुलेशन और इकोनॉमी को देखते हैं। अगर पूरे मतलब अर्थ पे कुल लैंड मास की हम बात करें एरिया वाइज, तो लगभग जो है लगभग 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वो RIC में है। कमाल की बात है कि नहीं है? पॉपुलेशन में वर्ल्ड में लगभग 8 बिलियन, यहां पर 2.5 बिलियन हम तीनों ही लिए बैठे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी वर्कफोर्स है। 18% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हमारे पास है। तो आपको नहीं लगता एक दूसरे के बड़े काम आ सकते हैं हम? कैसे कैसे अभी पता लगेगा। जैसे कि एक लॉजिक दिया जाता है कि चाइना जो BRI बना रहा है, अभी तो हम उसमें शामिल नहीं, क्योंकि चाइना ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया एक तरीके से। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का भाग है, वो उससे जो है ये लेकर जा रहा है अपना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, बिना भारत से पूछे, यानी कि मान लिया पाकिस्तान का है। लेकिन अगर चाइना को समझदारी दिखानी है तो चाइना इंडिया के इंटरेस्ट को सोचे, RIC के बारे में सोचे, पाकिस्तान से क्या मिलना जाना है उसको। लेकिन अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट में सोचेगा तो ऐसे में होगा क्या, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तो ये कॉरिडोर ऑलरेडी रशिया के पार्टिसिपेशन से स्ट्रांग होगा, और BCIM कॉरिडोर बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ये इंडिया के पार्टिसिपेशन से होगा, राइट। और कई जगह पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर डेट ट्रैप भी हुआ है। लेकिन हम अगर RIC पिलर बना रहे हैं तो नेगोशिएशंस में हम स्ट्रांग हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट में ऐसा कर सकते हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोनेस हम सबको पता है चाइना के पास है भाई, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम समय में बना जाता है। कैपिटल है उसके पास, मार्केट है उसके पास, ठीक है, ये तीन उसके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास IT है, हाईटेक। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिसमें हम पूरक हो सकते हैं। साथ में ऑयल एंड गैस और फार ईस्ट डेवलपमेंट में, मतलब जो रशिया का फार ईस्ट है उसमें रशिया हमारा पार्टिसिपेशन चाहता है, ऑयल एंड गैस तो दोनों को जरूरत है भाई। तो इन सब चीजों से आपको नहीं लग रहा कि हम तीनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? एक और बात बताता हूं, जो एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, आसान भाषा में भाई जो पैसिफिक ओशन है और जो पूरा एशिया है, इसके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि यहां पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम देखते हैं वेस्ट का बड़ा दखल होता है। USA जो है इन नेशंस के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, आसियान में भी पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर। तो इन सारे मामलों को हम RIC के हिसाब से एक्चुअली ट्विस्ट कर सकते हैं अगर हम RIC को बिल्ड कर लें। फिर इससे होगा क्या, RIC जो है कोर हो जाएगा पूरे यूरेशिया का, यूरेशियन रीजन का कोर RIC होगा। एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई एशिया के मुद्दे जो हैं वो एशिया डिसाइड करे। Why North America is deciding the issues of Asia? इस वजह से क्योंकि यहां पर चाइना एक थ्रेट की तरह बन रहा है, लेकिन चाइना अगर समझदारी दिखाए यहाँ पर RIC बनाए तो वो कोर में आ सकता है इंडिया के साथ, राइट। कुछ और इश्यूज जैसे अफगानिस्तान वाला मुद्दा है, हम सबको पता है तालिबान की हरकतें शुरू हो गई हैं, राइट। तो ऐसे में तालिबान थ्रेट ना क्रिएट करे चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना में उइगुर मुस्लिम वाला इशू है, जिंगजियांग रीजन। हम भी चाहते हैं भाई उसका जो इस्तेमाल है उसकी टेरिटरी का इंडिया के खिलाफ ना हो। तो हम तीनों मिलकर जो है यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। रशिया के पास तो पुराना एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान का, राइट। कोरियन पेनिनसुला जो है ये नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच का इशू है, इसमें भी एक्चुअली वो कोल्ड वॉर टाइम का इशू है। हम इसको रिजॉल्व करके यहाँ पर शांति ला सकते हैं, मतलब रिजॉल्व एटलीस्ट हम वी कैन ब्रिज द गैप, राइट, रिड्यूस द चांसेस ऑफ एस्केलेशन। साउथ चाइना सी वाला जो इशू है, अब मुझे बताइए अगर आपने बिल्ली को ही दूध की जिम्मेदारी दे दी कि भाई सुरक्षा करनी है, या फिर आपने देखा होगा बचपन में क्लासेस में कई बार मॉनिटर सबसे शरारती बच्चे को बना देते थे कि अगर इसी को जिम्मेदारी दे दी तो फिर ये तो अब तो पूरा एक पावर में रहेगा और मानेगा कि यार मुझे जिम्मेदारी दे, मैं अब नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में अगर बिगर बेनिफिट्स कोऑपरेशन से मिल रहे हैं तो SC जो साउथ चाइना सी जो इशू है उसमें भी चाइना हो सकता है एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के रुख पर आ जाए। कई लोगों को इन बातों में एक्चुअली विश्वास नहीं लगता होगा कि व्हाई दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप इस समय में जी रहे हो, आप इस समय के एडिटोरियल्स पढ़ते हो,
लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट जस्ट अबाउट इवेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस इज अबाउट द होल डायनेमिक्स कि ये चीजें होती कैसे हैं, कैसे घटती हैं। जब आप इनका इतिहास समझ लेते हो तो समझ में आता है ये तो इवेंट्स हैं। केवल इवेंट्स को जानना इंटरनेशनल रिलेशंस पर पकड़ नहीं है। इवेंट तो होते हैं कुछ कारणों की वजह से, डायनेमिक्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। साथ में टेररिस्ट वाला मुद्दा, तो टेररिस्ट वाले मुद्दे पर हम तीनों कोऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वाली मैंने आपको बात बताई कि चाइना को ही मॉनिटर बनाओ अपने साथ मिलाकर और बिगर विजन के साथ काम करो तो एक्चुअली कलेक्टिवली वी कैन मैनेज दिस। प्रोस्पेक्ट्स क्या है फ्यूचर जनरेशन के, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया, चाइना, इंडिया मिलकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे रशिया से चाइना के थ्रू होते हुए इंडिया में एक्चुअली एनर्जी आ सके। तो हमारे लिए बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है ऑयल एंड गैस से। साथ में हम तीनों का अनुभव रहा है सेपरेटिज्म को लेकर। रशिया परेशान रहा है चेचनिया वाले इशू को लेकर, खुद चाइना परेशान रहता है, अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चाइना के अंडर उठती रहती हैं, राइट, उइगुर, राइट, ईस्ट तुर्किस्तान एटसेट्रा। इंडिया में भी इश्यूज रहा है। तो हम अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और जो अलगाववादी ताकतें हैं इनका कुछ इलाज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, टैक्टिक्स शेयरिंग, ये सब हम कर सकते हैं। एशिया पे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हम बनाएं, यहाँ पर वेस्ट का दखल ना हो, जिससे कि इसमें मैक्सिमम बेनिफिट एशियन नेशंस को हो। इस वजह से आरआईसी का साथ आना जरूरी है। आर्कटिक ट्रेड रूट जब ओपन होंगे, हम सबको पता है कि वहां पर नेचुरल गैस और कितना शॉर्ट हो जाएगा ट्रेड रूट, तो इस सब का बेनिफिट हमें मिलेगा अगर हम आरआईसी एज अ पिलर फोर्ज कर पाते हैं। साथ में मैंने बताया कि इंडिया की बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी इन रेस्पेक्ट टू वेस्ट, क्योंकि आरआईसी का बनना ये थोड़ा ना कि उनसे संबंध तोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि हम अब थोड़ा ऊंचे टेबल पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़े कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो वो चाहेंगे कि अच्छा इंडिया तुम्हें हम ये भी बेनिफिट देंगे। तो दैट्स हाउ इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट, राइट। ये पीडीएफ आपको शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए मुझसे, कुछ आपको सवाल पूछना है हम देव। ट्विटर पर भी मैं अवेलेबल हूँ इंफॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, कभी कभी हम बस एक सही डायरेक्शन के इंतजार में रहते हैं, राइट, और कई बार हमारी लाइफ का जो मीनिंग होता है वो हमें तब मिलता है जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं, उस पर काम करने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। कई बार इसलिए लोग काम नहीं कर पाते थे क्योंकि यूपीएससी में फीस एक्चुअली तैयारी करना, सिविल सर्विस एग्जाम तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि 2.25 लाख, राइट, 2 लाख ऐसे फीस देनी होती थी। लेकिन अब आपके पास क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ ये पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है। स्टडी IQ ने इसको पॉसिबल किया है। आप studyIQ.com पर जाएंगे और अभी त्यागी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे studyIQ.com पर जाकर, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। कंप्लीट कवरेज, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले क्रैश कोर्स आपको अलग से करना होता था, अभी भी होता है कई जगह पर। टेस्ट सीरीज अलग से, टेस्ट सीरीज 25,000, क्रैश कोर्स 30,000, फीस 1.5 लाख, 2.25 लाख। सो इट्स लाइक कि मतलब 2.5-3 लाख रुपए, राइट। लेकिन अब ये सब कुछ, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी फैकल्टीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। तो आपको मास्टरी इन कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ एग्जाम आपको खुद ही मिल जाएगी विद इन 1 मंथ। जैसे ही आप इस जोन में आएंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, लाइव डाउट्स पूछेंगे। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसका रुझान है, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है इंटरनेशनल रिलेशंस में तो उसका रुझान है, राइट। तो ऐसे में PSIR ऑप्शनल बैच अवेलेबल है। ये ईयर एंड सेल चल रही है, तो इट इज द लोवेस्ट प्राइस जो अभी मिल रहा है। त्यागी लाइव कोड यूज करके जस्ट ज्वाइन इन एंड आई एम गोइंग टू टीच द होल ऑप्शनल देयर। अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, इसका आंसर है D, यानी कि तीनों ही प्लेटफॉर्म पर हम तीनों देश साथ में हैं। मेंस का क्वेश्चन देखिए यहां से, डिस्कस द रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल डायनेमिक्स इन करंट वर्ल्ड ऑर्डर एंड फैक्टर्स विच में ब्रिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस ट्राइलेटरल। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और क्या अभी डायनेमिक्स चल रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू जानने के बाद अब आपके मन में कुछ पॉइंट्स आने लग गए होंगे, और यही इस वीडियो का पर्पस था कि कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। तो सी यू सम अदर टाइम, टिल देन टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।